गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड सेम की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना सेकंड सेम का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है संघवाद और उसकी कार्यप्रणाली। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत का संविधान रूप में संघात्मक है किंतु भाव में एकात्मक है। इस कथन की आज हम विवेचना यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि संघात्मक क्या होता है। संघीय सरकार या संघात्मक सरकार से हमारा अभिप्राय एक ऐसी सरकार से होता है जिसमें राज्यों के संविधान द्वारा संघ, केंद्र सरकार एवं संघीय इकाइयाँ, राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। जैसा कि आप सब भी जानते हो कि भारत में भी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसा देश जहाँ भी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य कर दिया जाता है, वहाँ संघीय सरकार होती है या संघात्मक व्यवस्था होती है। सभी जो दोनों प्रकार की सरकारें हैं वो अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक मुख्य प्रश्न था कि संविधान का रूप संघात्मक हो या एकात्मक। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान निर्माताओं की इच्छा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करनी थी, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसके स्थान पर राज्यों की यूनियन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संविधान शक्तियों में यह एक गंभीर विवाद का विषय बना था कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन स्थापित करता है या फिर एकात्मक शासन। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि भारत का संविधान संघात्मक है। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई जिनके आधार पर हम भारतीय संविधान या भारतीय सरकार को संघीय सरकार या संघात्मक सरकार का दर्जा दे सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं हमारी फर्स्ट है लिखित और सर्वोच्च संविधान। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि भारत का संविधान काफ़ी लंबा और विस्तृत और लिखित संविधान है और सर्वोच्च संविधान भी है, क्योंकि भारत में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी संसद या विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की उल्लंघना करता हो। कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं अपना सकती जो संविधान का उल्लंघन करता हो। तो इस प्रकार हमारी संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांत 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। इस दृष्टि से शासन संचालन के लिए लिखित संविधान होना भी अनिवार्य था। तो हमारा संविधान, भारतीय संविधान, काफ़ी विशालतम संविधान है, जिस संविधान में 395 अनुच्छेद हों, 12 अनुसूचियाँ हों, 22 भाग हों। तो हमारा संविधान संसार के काफ़ी लंबे और विस्तृत संविधानों में गिना जाता है। और भारत में संविधान को सर्वोच्चता भी प्रदान की गई है, क्योंकि कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की उल्लंघना करता हो। संविधान का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका ऐसे कानूनों को रद्द भी कर सकती है। इस प्रकार हमारी ये फर्स्ट विशेषता थी। प्रथम विशेषता थी लिखित और सर्वोच्च संविधान। नेक्स्ट है हमारा शक्तियों का विभाजन। कोई भी जो देश संघात्मक देश होता है वह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो हमारे देश में भी 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय ऐसे शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, रेल, अणुशक्ति, व्यापार, सुरक्षा आदि ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय जिन पर एक जैसे पूरे देश में एक जैसे कानून की ज़रूरत थी, वो केंद्र सरकार को सौंप दिए गए, संघ सूची में रख दिए गए। क्योंकि एक जैसे कानून की अपेक्षा हम अलग अलग राज्यों से नहीं कर सकते, इसलिए इतने राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्र सरकार को सौंपकर संघ सूची में रख दिया गया। क्योंकि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची नेक्स्ट है, इसमें हमारी
उसके क्षेत्रीय महत्व के, जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, वो 66 विषय जो है राज्य सूची में रखे गए हैं। और राज्य सूची में जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, जिन पर प्रत्येक राज्य अलग अलग कानून भी बना देगा तो भी कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ता हमारे देश की व्यवस्था में। ये ऐसे विषय हैं, सिंचाई है, कृषि है, सड़कें, सफाई, जेल, पुलिस, स्थानीय शासन आदि। इन पर राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। इसी में हमारी तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य द्वारा निर्मित कानूनों में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, राज्य सरकार का नहीं। इस सूची में विवाह, तलाक, गोद लेना, निवारक नज़रबंदी, उत्तराधिकारी, बिजली, शिक्षा आदि ऐसे विषय इस सूची में रखा गया है। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका वर्णन किसी भी सूची में नहीं किया गया, जिनको हम अपशिष्ट विषय या शेष विषय भी कह सकते हैं। वो केंद्र सरकार के अधीन रखे गए हैं और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा द्विसदनीय विधानमंडल। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय विधानमंडल का ऊपरी सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तथा निम्न सदन देश की जनता का। संघात्मक देशों की तरह भारत में भी केंद्र में 2 सदनों वाले विधानमंडल की स्थापना की गई है। एक जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और दूसरा राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व देने वाले सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि जिससे कि राज्य सरकारों के हितों को नुकसान न पहुँचे। भारत में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कोई भी 2 देश संघात्मक होता है वो द्विसदनीय विधानमंडल वाला होता है, और हमारे देश में भी द्विसदनीय विधानमंडल है, इसलिए हम अपने देश को संघात्मक देश कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे कानून और केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। तो कोई भी जो देश संघात्मक होता है वहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, और भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है। तो कुछ एक ऐसी विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम भारत को द्विसदनीय विधानमंडल का या संघीय सरकार का दर्जा दे सकते हैं। कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं हैं जो हमने आज यहाँ डिस्कस की हैं। इसके आधार पर हम भारत को संघात्मक देश कह सकते हैं। लेकिन कुछ एक भारत की संविधान की जो विशेषताएं हैं वो एकात्मक विशेषताएं हैं। कहने का तो हमारा भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किंतु इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। जब हमारे देश में शांति काल चल रहा होता तो हमारा देश संघात्मक होता है, लेकिन जब देश में कोई संकट या कोई युद्ध आक्रमण हो जाता है तो हमारा देश एकात्मकता का रूप धारण कर लेता है। तो भारतीय संविधान में एक विशुद्ध संघात्मक संविधान नहीं कह सकते। भारतीय संविधान पूरी तरह संघात्मक संविधान नहीं है, इसको हम अर्ध संघात्मक का दर्जा देते हैं। डी बनर्जी ने कहा है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किंतु इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। डी बसु ने भी कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण तरह संघात्मक है, न ही एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। तो इस प्रकार अब हम भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारी इकहरी नागरिकता। देखो, जहाँ देश संघात्मक होता है वहाँ 2 प्रकार की नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में है, केंद्र की अलग से और राज्य की अलग से। क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता, वी आर ओनली इंडियन। हम जब भी कोई फार्म अप्लाई करते हैं, हमारी हमसे नेशनलिटी पूछी जाती है, तो हम उसमें केवल इंडियन भरते हैं और हमारी नागरिकता केवल इकहरी नागरिकता भारतीयता की हमें मिली हुई है। तो इसलिए हम अपने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान न कहकर एकात्मक संविधान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेटों को केंद्र के मुकाबले वो दर्जा प्राप्त नहीं है जो अमेरिका में प्राप्त है। तो हम भारतवासी प्रथम और अंतिम रूप से भारतीय ही हैं, इसलिए हमारा संविधान संघात्मक न होकर एकात्मक है। इसी में नेक्स्ट है हमारी इकहरी न्यायिक व्यवस्था। जो संघात्मक देश होते हैं वहाँ दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है
केंद्र की अलग से होती है और स्टेट की अलग से होती है। लेकिन भारत में नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत है। यहाँ उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका के शिखर पर स्थित है। उच्चतम न्यायालय ही देश का सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। इसके साथ ही संपूर्ण देश के लिए एक जैसी दीवानी और फौजदारी मुकदमे हैं। तो इस प्रकार जो है कानून है वो सभी देश में एक जैसा कानून लागू होता है, स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो भारत की गहरी न्यायिक व्यवस्था भी हमको ये कहने से मजबूर करती है कि हमारे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो एकात्मक विशेषताएं हैं। इसी में नेक्स्ट है हमारा वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा किया जाता है। हमारा जो स्टेट है वो एक एक रुपये के लिए केंद्र पर निर्भर करता है। कोई भी पैसा जो स्टेटों को मिलता है वो पहले केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित होता है बजट, उसके बाद ही वहाँ से हम पैसा मिलता है। तो इस प्रकार राज्य जो है पैसे के मामले पर केंद्र की दया पर निर्भर करते हैं। केंद्र की दया दृष्टि जितनी होती है स्टेटों को उतना ही पैसा मिलता है। इसलिए हम भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान न कहकर एकात्मक कहते हैं, क्योंकि हमारा जो वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जिस पर पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है। अखिल भारतीय सेवाएं नेक्स्ट है हमारा। भारत में अंग्रेजों के समय में ही अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं चली आ रही हैं। इन सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा सौंपी गई प्रशासनिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में जैसे 3 तरह की होती हैं, IAS, IPS और IFS। इन तीनों तरह की सेवाओं पर पूरी तरह से अधिकार जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग का होता है। इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें UPSC के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति स्टेटों में भी होती है। जो DC हमारे होते हैं, SP जो हमारे होते हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं से ही नियुक्त किए हुए होते हैं और इस पर केंद्र सरकार द्वारा अधिक प्रभावशाली और शक्ति संपन्न इनको दिया गया है। केंद्र सरकार की पूर्ण तय नियंत्रण में होते हैं ये, इन पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार भी हमारा देश एकात्मक संविधान है। केंद्रीकृत नियोजन, देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया जाता है, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राज्यों के लिए तरह तरह की योजनाओं का निर्माण करवाता है, जिसके आधार पर राज्यों का विकास संभव होता है। हालांकि योजनाओं को बनाते समय राज्य सरकारों की भी सलाह ले ली जाती है, किंतु इस विषय में आत्मनिर्णय योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी का होता है। इसलिए भी हमारा देश में केंद्रीकृत नियोजन है, जिस पर सेंटर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो होता है संसद में पेश किया जाता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। हमारे जो अधिकतर संशोधन किए जाते हैं वो संशोधन संसद के साधारण बहुमत से होते हैं। कुछ एक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है और कुछ एक मामूली सी धाराएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो संशोधन के मामले में राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ सौंपी गई हैं, राज्यों को केवल नाम मात्र की शक्तियाँ ही दी गई हैं। इसलिए भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है केंद्र को अधिक दिया गया है। राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन किसी संघात्मक व्यवस्था ये होती हैं जहाँ राज्य पूरी तरह प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं। अमेरिका में राज्यों की स्वीकृति के बिना कोई भी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनके नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की संसद को नए राज्यों का निर्माण करने में, जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने में, राज्यों के नाम परिवर्तन करने में, राज्यों जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो केवल संसद को है। वह एक राज्यों को विभाजित करके 2 या 2 से अधिक राज्यों का गठन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन और निर्माण जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सरकारों के लिए केंद्र के निर्देश मानना आवश्यक है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश देती है। इन दिशा निर्देशों का पालन करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें काम नहीं करती तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ केंद्र
ज़्यादा जो है शक्तिशाली है। आपातकाल में एकात्मक शासन, जब भारतीय संविधान में धारा 352, 56, 60 राष्ट्रपति के द्वारा लगा दी जाती है तो उस टाइम जो हमारा देश का जो संवैधानिक ढांचा है वो पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। जो हमारी केंद्र राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन चली जाती हैं और पूरी तरह जो है राज्य की स्वायत्तता का ख़त्म कर दिया जाता है और संघात्मक व्यवस्था की जगह एकात्मक व्यवस्था में बदल दी जाती है। तो ऐसी ही व्यवस्था देखकर हम अपने देश को संघात्मक नहीं कह सकते, हम एकात्मक ही कहेंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है नेक्स्ट है इसमें, वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ये एक राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति, पद से हटाना, बदलना, ये सब केंद्र सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्यपाल को मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, किंतु व्यवहार में वह केंद्र सरकार के संकेत पर कार्य करता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद काफ़ी नाम मात्र का है और काफ़ी समय समय पर इसके ऊपर जो है विवाद भी होते रहे हैं कि ये तो गृह मंत्रालय के चपरासी के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के दया दृष्टि पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति का चमचा होता है, उसकी कठपुतली, हाथों की कठपुतली होता है, जैसा राष्ट्रपति चाहता वैसा राज्यपाल काम करता। तो ऐसी बहुत सी कहावतें कही जाती हैं राज्यपाल के बारे में, जो सच भी हैं, क्योंकि राज्यपाल एक नाम मात्र का पद है। वास्तव रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है ये पद, जिसको जब चाहे राष्ट्रपति से कह कर ये नियुक्ति और पद से हटा सकती है। जो शक्तियों का विभाजन हो केंद्र के पक्ष में भी किया गया है। यहाँ भी हम एकात्मक कहेंगे कि 3 सूचियाँ बांटी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे स्थान में, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, वे सभी केंद्र के हाथ में दे दिए, और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं वो केवल राज्यों को दिए गए हैं। और समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है, केंद्र को और राज्य को। लेकिन जब दोनों के कानूनों में कोई टकराव होगा तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही माना जाता है। इतना ही नहीं, जो अपशिष्ट विषय थे, अवशेष शक्तियाँ जी थी, वो भी केंद्र को सौंप दी गई हैं। इस प्रकार यह उल्लेखनीय कि संघ सूची में दिए गए विषय अति महत्वपूर्ण है और संसद विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत न तो पूरी तरह संघात्मक है, न ही पूरी तरह एकात्मक है। भारतीय संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं के अध्ययन पर हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि भारत का संविधान इन दोनों विरोधी तत्वों का विचित्र मिश्रण है। मतलब भारत न तो पूरी तरह रूप से विशुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की हमने संघात्मक विशेषताएं डिस्कस की तो हमें ये लगा कि हम एक संघात्मक देश के निवासी हैं, लेकिन जब हम इसके एकात्मक विशेषताओं को पढ़ते हैं तो हम ये लगता है कि हमारा देश संघात्मक न होकर एकात्मक है। तो इस प्रकार ये दोनों तरह की विशेषताओं का मिश्रण है। इसलिए भारत को हम न पूरी तरह संघात्मक कह सकते हैं, न ही पूरी तरह एकात्मक कह सकते हैं। अर्थात भारत जो है एक वो अर्ध संघात्मक देश है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।